हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। हम देख रहे थे अध्याय 2 को पढ़ रहे थे, जिसमें भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जिसमें हम 4 पार्ट कर चुके हैं, जो कि छोटी छोटी वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या देखा था कि बक्सर की लड़ाई, जो बक्सर की युद्ध कैसे होती है, अंग्रेज और मीर कासिम और एक तरह से शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों मिलकर और अंग्रेज के जो सैनिक होते हैं उनसे मुकाबला होती है, जिसमें ये तीनों एक साथ रहते हैं और अंग्रेजी सैनिक एक अकेला रहती है। और इसमें युद्ध में क्या होता है कि ये लोग हार जाते हैं और इलाहाबाद में एक संधि होती है जिस पे हस्ताक्षर करते हैं शुजाउद्दौला और शाह आलम, जिसे क्या होता है भारत में, यानी उस समय के बंगाल में, यानी उड़ीसा और बिहार भी थी, तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में उनको दीवानी राइट्स मिल जाता है, यानी राजस्व, यानी टैक्स वसूल करने की। ठीक है गाइस, तो आइए आगे और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में। तो देख सकते हैं हमने पढ़ा था क्या, प्लासी की युद्ध, और फिर आगे बक्सर की युद्ध पढ़ा था, जो कि बक्सर में ही हुआ था, जहाँ पे मीर कासिम ने जब कंट्रोल करना चाहा कंपनी पे, तो कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को हटाना चाह रहा था, मतलब गद्दी से, यानी जो शासक थे मीर कासिम उनको हटाना चाह रहा था कंपनी, क्योंकि जब मीर कासिम ने मतलब एक तरह से कंट्रोल करना चाहा, जो कि दुरुपयोग हो रहा था हमारे देश में, बंगाल में जो दुरुपयोग कर रहे थे ब्रिटिशर, जो बिना यानी कर के वो क्या कर रहे थे, सामान को यानी यूरोप भेज रहे थे, तो उस पर एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश की मीर कासिम। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर ने फिर से वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर फिर से क्या करते हैं, मीर कासिम को हटाना चाहते हैं, जिसमें मीर कासिम क्या करते हैं, वो महसूस करते हैं कि ये अकेला लड़ाई नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, दो और जो हमारे राजा रहते हैं अवध के, और अवध और कहाँ के, और शुजाउद्दौला और शाह आलम। ठीक है गाइस, ये दो राजा रहते हैं जिनके साथ मिलकर ये तीनों क्या करते हैं, युद्ध करते हैं अंग्रेज यानी ब्रिटिशर से, जिसमें क्या होता है फिर से ब्रिटिशर की जीत होती है और यहाँ पे ये तीनों लोगों की हार हो जाती है, जिसके बाद इनको कंपनी राइट्स यानी दीवानी राइट्स उस समय बोला जाता था, जो मिल जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, टैक्स वसूलते हैं। ठीक है गाइस, तो वहां तक हमने कर लिया था। आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को अपनाया। तो गाइज ऐसा हुआ, जब बंगाल पे इन्होंने नियंत्रण पा लिया, कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर ने, जब वहाँ पे जीतने के बाद जब उनको एक राइट्स प्राप्त हो गई कि हम यहाँ से टैक्स वसूल कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब हम रूल कर सकते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर को दिखने लगा कि और भी भारत की बहुत सारी राज्य है जो उसको भी अपने अंदर कब्जा करने का इनको देखने लगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि बंगाल के बाद कंपनी, जो ब्रिटिशर कंपनी थी, वो भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न यानी बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को यानी अपनाने लगा। ज्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक भक्ति से डरकर उसकी बातें मानने को तैयार हो गए। जो ज्यादातर कंपनी की सैनिक होता था वो डर कर मतलब बात मानने को तैयार हो जाते थे। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उसके साथ सहायक संधि की। यानी देखिए, जो राज्य उस समय की होती थी, हमारे भारत में अलग अलग राज्य होती थी, प्रांत होते थे, उस राज्य में क्या किया ब्रिटिशर ने,
नियंत्रण करने के लिए यानी कि कंट्रोल स्थापित करने के लिए वहाँ पे एक सहायक संधि की, जो आपस में बातचीत कर कर एक संधि होती थी, मतलब दो लोगों के बीच बातचीत कर कर एक हल निकाला जाता था। ठीक है गाइस, उसी को सहायक संधि बोलते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि भारतीय जो शासक होते थे उनको अपने क्षेत्र में क्या रखना पड़ता था, मतलब एक कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी, यानी ब्रिटिशर की फौज रखनी पड़ती थी। किनको? भारतीय शासक को। इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। और इसका खर्च किनको देना पड़ता था? भारतीय शासक को देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी इनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती। और जब जो भारतीय उस समय के शासक जो थे, उस समय के जो शासक होते थे और उस इलाके के अगर जो कंपनी के फौज पे अगर शासक खर्च का जो रकम यानी पैसा जो होता था वो कम अदा करता था, तो उसके लाचारी में क्या करता था, ब्रिटिशर जो होते थे वो क्या करते थे, उस इलाके को अपने तरफ कब्जे में ले लेती थी। कौन? ब्रिटिशर कब्जे में ले लेती थी। क्यों? क्योंकि जब जो हमारे शासक जो होते थे उस समय के, वो शासक अगर खर्च में कम करे, यानी कि ब्रिटिशर जो फौज होते थे उस पर अगर कम खर्च करे और उन पर रकम अदा ना करे तो क्या करती थी ब्रिटिशर, यानी अपने कब्जे में उस राज्य को ले लेती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। तो सहायक संधि को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करने वाला पहला शासक जो था हैदराबाद का निजाम, यानी हैदराबाद को जो उस समय के जो शासक थे, रूल कर रहे थे, वो निजाम थे। और दूसरा शासक अवध का नवाब था, यानी अवध का नवाब दूसरा शासक था। तो याद रखना है, सहायक संधि जो था सबसे पहले कौन स्वीकार किया था ब्रिटिशर के खिलाफ? तो पहला हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक जो था अवध का नवाब। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़ते थे। और ये दोनों शासक जो थे जिनको यानी सहायक संधि यानी स्वीकार करना पड़ा था, इन दोनों शासकों को अपने राज्य यानी अपने जो स्टेटहुड होता था उस राज्य के कुछ हिस्से यानी कुछ जगह जो होता था वो कंपनी को देना पड़ता था, यानी जो ब्रिटिशर थे उनको देना पड़ता था। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। और इसके अलावा क्या होता था कि भारतीय जो शासक थे वो अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी यानी जो एक ब्रिटिशर अधिकारी के रूप में एक जो होता था उसको रखना पड़ता था, जिसको क्या बोलते थे, उस अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों को अंदरूनी मामलों पर नजर रखती थी। जाहिर सी बात है, जो रेजिडेंट जो अधिकारी होता था वो ब्रिटिशर अधिकारी होते थे और वहाँ पे रहते थे भारतीय शासकों के पास, और उसी अधिकारी को रेजिडेंट कहते हैं। और उस रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी यानी ब्रिटिशर जो कंपनी थी वो कंपनी क्या करती थी, उस राज्य की अंदरूनी यानी अंदर की मामलों पे नज़र रखती थी, मतलब अंदर की बातों पे, अंदर की जो एक स्वभाव जो होती है वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज़ों पर नज़र रखती थी ब्रिटिशर। उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। और उस राज्य का जो अगला राजा कौन होगा यानी कि अगला शासक कौन होगा उस राज्य का, किस किस को पद देना चाहिए और आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। यानी जो कंपनी के अफसर जो रेजिडेंट होते थे या और भी अफसर होते थे वो तय करते थे कि उस राज्य का अगला राजा कौन होगा और उस राज्य में किसको क्या पद देना है, ये सब चीज़। तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे मतलब बंगाल पे ब्रिटिशर की जीत होती है, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद जैसे उनको एक दीवानी राइट्स मिल जाती है, जिसके बाद वो राजस्व वसूलते हैं वहाँ पे, कहाँ से, बंगाल और बिहार और उड़ीसा। उस समय एक ही साथ बिहार और उड़ीसा बंगाल का ही पार्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर को एक तरह से और भी भारतीय राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई
के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और साधनों का अपनाना शुरू कर देता है कि और भी राज्यों में कैसे मतलब कंट्रोल करे, कैसे कब्जा जमाए। कौन? ब्रिटिशर। और ज़्यादा मतलब राज्य कंपनी जो होते हैं वो सैनिक के भक्ति से डरती थी, ठीक है गाइस। और उस जगह पे क्या होता था, कंपनी और उस शासकों के बीच, मतलब जो राज्य को वो अपने अंडर करते थे उनके बीच एक संधि होता था जिसको सहायक संधि बोलते हैं, ठीक है गाइज। और उस सहायक संधि के अंदर क्या होता था कि उस क्षेत्र में कंपनी को एक फौज रखनी पड़ती थी, ठीक है। यानी कंपनी जो ब्रिटिशर होता है वो क्या करती थी, फौज रखती थी उस सहायक संधि के अनुसार उस क्षेत्र में, उस राज्य में। और उस फौज पे कौन खर्च करता था, तो याद रखना है उस फौज पे खर्च करता था शासक, यानी उस जगह का जो शासक, उस राज्य का शासक जो होते थे वो खर्च करते थे। अगर खर्च में कोताही अगर शासक करते थे तो क्या करते थे, ब्रिटिशर उस जगह को, उस राज्य को अपने अंदर कब्जे में ले लेती थी, ठीक है गाइज। इसी तरह से जो पहला दो जो राज्य था वो कौन थे, जो मतलब सहायक संधि को एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया तो याद रखना है, पहला यानी हैदराबाद का निजाम और दूसरा कौन था, अवध का शासक। जो ये दोनों जो थे वो क्या किए थे, एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिए थे सहायक संधि को। और इसमें क्या होता था कि जो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, जैसे ये हैदराबाद और अवध, तो ये दोनों शासकों को अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से क्या होता था, उस भाग को देना पड़ता था किनको, यानी कंपनी को, ब्रिटिशर को, ठीक है गाइज। तो ये सब चीज़ थी जिसको हम एक तरह से फिर से आपको एक बार बता दिया हूँ सिंपल लैंग्वेज में। और फिर क्या करना पड़ता था, उस शासक को उस जगह पे एक मतलब ब्रिटिशर अधिकारी को रखना पड़ता था जिसको रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसी रेजिडेंट के सहारे ब्रिटिशर क्या करते थे कि अंदरूनी जो भी राजा के अंदर गतिविधियां है, जो भी मूवमेंट है, उस चीज़ पे नज़र रखती थी, ठीक है गाइस। कौन रखती थी, ब्रिटिशर, कि शासक कुछ गलत ना करे, ये सब चीज़ उस रेजिडेंट के सहारे ब्रिटिशर उस पे नज़र रखती थी। और वहीं जो शासक होता, सॉरी, वहीं रेजिडेंट या अधिकारी ब्रिटिशर होता था, वहीं वो ये डिसाइड करता था कि कौन अगला शासक होगा और अगला शासक कौन होगा, किनको उचित पद देना होगा, ये सब चीज़ वो एक तरह से ये करता था, उनके अकॉर्डिंग होता था, ठीक है गाइस। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ थी जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए फिर से एक बार डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको फैक्चुअल चीज़ में क्या क्या याद रखना है, सहायक संधि याद रखना है। कौन दो राज्य थे सबसे पहले जिनको सहायक संधि एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना पड़ा, तो याद रखना है अवध, हैदराबाद और अवध। फिर आपको क्या याद रखना है, रेजिडेंट क्या होता था, ठीक है गाइस, ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है गाइस। और सहायक संधि में जो राज्य एक्सेप्ट होते थे उनको क्या देना पड़ता था, ये सब छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। यानी कई राजाओं और नवाबों, यानी बहुत सारे राजा जो थे, किंग जो थे और नवाब जो थे, वो कंपनी की चालों को समझा। यानी कंपनी की मतलब जो जिस तरीके से वो अपनी एक तरह से वो कर रहे थे, अपना मूवमेंट दिखा रहे थे कंपनी, ब्रिटिशर उस चीज़ को समझा कि ये क्या हो रहा है। और कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। यानी कंपनी जो ब्रिटिशर कंपनी जो थी वो शासन जो कर रही थी उसको चुनौती यानी चैलेंजेस देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया, यानी ये राजा और नवाब जो थे वो तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। और कंपनी जो थी वो ऐसे शासकों से बलपूर्वक यानी फोर्सफुली, यानी उनके पास जो भी चीज़ था जिससे वॉर करते, युद्ध करते, उससे निपटने के लिए तैयार थी। कौन? कंपनी भी एक तरफ से तैयार थी कि हम उससे निपट सकते हैं, किन से, राजाओं और नवाबों से, क्योंकि वो भी चैलेंजेस को वो करने के लिए तैयार हो गए थे।
आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डटकर कंपनी का मुकाबला किया। और इसी तरीके से हम देखेंगे आगे बहुत सारी ऐसी राज्य होगी जहाँ पे कंपनी यानी ब्रिटिशर चाहेंगे कि इजीली वहाँ पे हम अपनी मूवमेंट दिखाए और उसको मतलब कब्जे में ले ले, जहाँ पे बहुत सारी युद्ध होगा और राजा और ब्रिटिशर के साथ एक तरह से वॉर छिड़ेगी, जिसमें देखेंगे कि आखिर में क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। तो याद रखना है गाइस, समृद्ध का मतलब फुलफिल, यानी कि वो जगह जो थी वो हर चीज़ों से मतलब एक तरह से बहुत अच्छी थी। वहाँ पे हर चीज़ होती थी, इकोनॉमिकल अच्छी थी, ज्योग्राफिकल हर चीज़, मतलब वहाँ पे एक समृद्ध यानी समृद्ध और ताकतवर स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पे हर चीज़ मतलब होती थी, याद रखना है। तो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया जो है वहाँ पे हमारा कर्नाटक है, हम जानते हैं। तो वही बता रहा है दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, उस समय मैसूर राज्य उसको बोलते थे, जो कि आज के डेट में वर्तमान में कर्नाटक बोलते हैं, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है। वो काफ़ी समृद्ध और ताकतवर था। वहाँ हैदर अली 1761 से 1782 एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ने सफलतापूर्वक शासन किया। तो वहाँ पे मैसूर राज्य में हैदर अली 1761 से 1782, ठीक है, एवं उसके पुत्र जो हैदर अली के पुत्र कौन थे, टीपू सुल्तान, वो 1782 से 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया, यानी एक तरह से रूल किया। हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान दोनों ने यानी 1761 से लेकर 1799 यानी 1800 तक यानी रूल करते हैं, ठीक है, सफलतापूर्वक। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार, जहां से कंपनियां काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। तो हमने पढ़ा था पहली लेक्चर में कि कैसे यहाँ से हमारे यहाँ जो मसाले की खेती होती थी, हमारे यहाँ बहुत मसाले होती थी, और ये मसाले ब्रिटिशर जो होते थे यानी यूरोपियन जो होते थे अपने मार्केट ले जाते थे, वहाँ पे बेचते थे। उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मालाबार तट है साउथ में, वहाँ पे व्यापार होता था, यानी वहाँ से ट्रेड होती थी, जहाँ से कंपनी क्या ले जाती थी, ब्रिटिशर या और भी कंपनियाँ क्या ले जाती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और वो जगह जो था वो मैसूर के नियंत्रण में था, यानी मैसूर के कंट्रोल में था वो जगह, जो मालाबार तट था, जहाँ से वो कंपनी यानी एक तरह से ट्रेडिंग करती थी, यानी खरीदारी करती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। तो 1785 आते आते टीपू सुल्तान, वही टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे, जो यहाँ पे रूल करते थे इस राज्य में, मैसूर राज्य में। तो टीपू सुल्तान 1785 में क्या करेंगे, अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाह, बंदरगाह वहीं होता है जहाँ पे यानी जहाँ से ट्रेड उस समय होती थी, जहाँ से जहाज़ें शिप वगैरह चलती है, जहाँ से नाव वगैरह ये सब चीज़ चलती है, और वहीं से उस समय में स्थल मार्ग से ही क्या होती थी, यानी ट्रेड होती थी, यानी कि व्यापार होती थी। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, उनके राज्य में जो पड़ने वाले बंदरगाह होते थे, वहाँ से चंदन की लकड़ी, चंदन एक प्रकार की पेड़ होती है जिसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है, कॉस्टली होती है। तो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी, यानी बेचने पे या ले जाने पे कहीं दूसरे जगह उस पर रोक लगा दी। किसने लगाई, टीपू सुल्तान। याद रखना है टीपू सुल्तान ने क्या किया, उनके जो राज्य में जो पड़ने वाले बंदरगाह थे वहाँ से इलायची और किस पे, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च पे उन्होंने रोक लगा दिया निर्यात से। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना से आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। टीपू ने, जानते हैं कि उस समय में फ्रांसीसी भी आए थे, यानी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ थी, ब्रिटिशर भी थे, फ्रांस भी थे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि पुर्तगाली भी आए थे, लेकिन वो लोग को ज़्यादा जमने नहीं देता है, और ये दो लोग रहते हैं, थोड़ा आपस में इनकी संघर्ष होती है, यानी ब्रिटिशर और फ्रांसीसी।
तो यहाँ पे टीपू सुल्तान जो होते हैं वो फ्रांसीसियों से मित्रता की करते हैं, यानी फ्रेंडशिप करते हैं। और अपनी सेना यानी टीपू सुल्तान अपनी सेना को यानी फौज को आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के मदद से उनकी मदद ली, यानी कि जो आधुनिकरण में कैसे मतलब उस समय में कैसे सेना मतलब वार करते थे, वो सब चीज़ की मदद ली। किनसे? फ्रांसीसियों से। किसने लिया? टीपू सुल्तान ने। उसके इन कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई, और इस कदम को देखते हुए जो ब्रिटिशर कंपनी थी उनकी और मैसूर में एक तरह से लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। तो टीपू की कंपनी के साथ यानी ब्रिटिशर कंपनी के साथ टीपू सुल्तान की आखिरी में लड़ाई छिड़ जाती है, और 1799 में श्रीरंगपट्टनम एक जगह है जहाँ पे टीपू बहादुरी के साथ यानी बहुत ओ से अपने लड़ते हैं अपने ये से, और उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, उसमें मारे जाते हैं। ठीक है गाइस। अब टीपू सुल्तान की कुछ एक छोटी सी कहानी है रोचक, जिसको हम पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में इनकी ताकत का खूब यज्ञशान किया गया है। 1782 ईस्वी में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। देखिए 1782 ईस्वी में सुल्तान बने जब उनके बेटे यानी हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान। ठीक है यार, तो 1700 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं टीपू सुल्तान। तो एक बार की बात है, वे अपने फ्रांसीसी यानी फ्रांस के उनके दोस्त होते हैं उनके साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, यानी हंटिंग करने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। जबकि उनके सामने एक शेर आ जाता है, उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। यानी उनकी बंदूक जो थी, राइफल जो उस समय की गन जो थी, वो मौके पर यानी एट ए टाइम साथ नहीं दिया, और कटार उसको बोलते हैं जिससे किसी चीज़ को काटते हैं, वो भी जमीन पे गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। निहत्थे का मतलब ये होता है कि हाथ में कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। यानी टीपू सुल्तान ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिर आकर कटार उठा ली नीचे से, यानी कटार जो नीचे गिर गया था उसको उठा लिया। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा। तो इसके बाद शेरे मैसूर कहते हैं। तो याद रखना है, शेरे मैसूर किनको कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेरे मैसूर। यानी मैसूर के वो राजा थे यानी सुल्तान थे, इसलिए शेरे मैसूर। और शेरे क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेर से उनकी मुकाबला हुई थी और वो एक जाबाज की तरह वो लड़े थे और लास्ट में शेर को मार गिराया था अकेले। तो उस चीज़ के वजह से शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, सॉरी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी टीपू सुल्तान का गाइस। तो इसको भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है। तो इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा कि वो कैसे उनको एक शेर से वार होता है, जिसमें उनका नाम ये आगे चलकर रखा जाता है। ठीक है गाइस। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। यानी टीपू की मौत जब होती है यानी मर जाते हैं तो अंग्रेज अपने मैसूर को शासन में ले लेते हैं और मैसूर के शासन पुराने ओडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया। मैसूर राज के कुछ इलाके कंपनी ने हाथिया ली और वहाँ का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। तो क्या किया, जब टीपू सुल्तान मरे तो पुराने एक ओडियार राजवंश के राजा थे जिनको यानी अंग्रेज ने वहाँ का राजा बना दिया, सौंप दिया उसी मीर जाफ़र की तरह कि आप यहाँ बैठ जाइए, और जो काम जो होती थी जिनके थ्रू होती थी वो अंग्रेजी करते थे। सिर्फ वो कहने के लिए एक राजा को बैठा दिया गया था, जहाँ जैसे वहाँ पे मीर जाफ़र को यानी सिराजुद्दौला के मरे जाने के बाद।
मैसूर राज्य को कुछ इलाके कंपनी ने अपने हाथ में ले ली और वहाँ का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। अधीन का मतलब कंपनी के तरफ झुक गया, कंपनी जो कहती थी वो करती थी वहाँ का राजा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर ने बंगाल के बाद एक एक कर अलग अलग राज्य में अपनी एक तरह से स्थापित की अपनी रूल की, मतलब एक तरह से अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो हमने ये देखा। तो याद रखना है मैसूर राज्य में कौन थे उस समय के सुल्तान, तो याद रखना है कौन थे, तो हैदर अली थे। और हैदर अली के बेटा कौन थे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को किस नाम से जानते हैं, तो शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो यहीं तक रखते हैं एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस और शेयर कीजिए वीडियो को। आई होप, चलिए सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।